आई थिंक ये पहली सीरीज है जहाँ कोई पूरे वर्ल्ड के एनिमे, वेब सीरीज या मूवीज को रेट कर रहा है ताकि हम जान सके कि कौन है सबसे ग्रेटेस्ट कंटेंट इस अर्थ पर। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, जबकि ये सारे ऑलरेडी मोस्ट वॉच्ड कंटेंट है। तो मेरा इस वीडियो के पीछे का पर्पस है कि सबको पता चले कि अलग अलग सिनेमा की दुनिया का बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट कौन सा है। ये इस सीरीज का 6th पार्ट है और अगर आपने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देखना। एंड हाँ, बाकी पार्ट की तरह इस लिस्ट की सिलेक्शन और रैंकिंग भी मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से की है, तो कोई भी ऑफेंड मत होना। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तुम में से कई लोग बोलेंगे कि नंबर 10 की वेब सीरीज इस लिस्ट में रहना डिजर्व नहीं करती बिकॉज वो कई लोगों ने नहीं देखी है और वो इतनी फेमस भी नहीं है। तो भाई मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बिकॉज जिन जिन लोगों ने इसे देखा है उन्हें पता है कि क्या मास्टरपीस चीज है ये। एंड वो कहते हैं ना कि कोई चीज जब अच्छी बनने लगती है तब उसे सब रोकने लगते हैं। वो 1899 के लिए ही कहते हैं बिकॉज सीजन 1 इतना अच्छा बनाया था कि नेटफ्लिक्स ने इसे कैंसिल ही कर दिया। सीरीज टेक प्लेस करती है एक क्रूज पर जहाँ शुरू से ही एक अजीब सी फीलिंग रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। एक लड़की है जिसे देखकर ये फील रहती है कि ये पहले भी इस क्रूज पर आ चुकी है एंड ये कहानी फिर से रिपीट हो रही है और वो यहाँ कुछ रोकने आई है। अगर आप टाइम ट्रेवल के फैन हो मेरी तरह तो तुमने ट्रायंगल मूवी देखी होगी, तो कुछ हद तक वैसा कंसेप्ट दिखता है इसमें, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। कैरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप आपको हुक्ड रखते हैं एंड कुछ कैरेक्टर ऐसे भी है जिनको आप लाख समझने की कोशिश करते रह जाओगे बट फिर भी गेस नहीं कर पाओगे कि वो क्या कैरेक्टर है। मैं टाइम ट्रेवल को लेकर बहुत ज्यादा क्रेजी रहता हूँ और एक्साइटेड भी रहता हूँ एंड मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम हाई रहती है एंड इस सीरीज ने मेरी एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया एंड तभी मैं समझ गया कि ये गोटेड कंटेंट तो है ही। वैसे भी ये होता ही क्योंकि इसको मेरे सबसे फेवरेट टाइम ट्रेवल शो के मेकर्स ने बनाया है जिसका नाम है डार्क। तो आप में से किस किस ने इसे देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रीजन होगा इसका सीजन 2 कैंसिल करने के पीछे का। अगर तुम्हें वन शॉट मांगा क्या होता है ये नहीं पता या मांगा क्या होता है ये नहीं पता तो तुम्हें बता दो कि जो हम एनिमेटेड मूवीज देखते हैं जिन्हें एनीमे बुलाया जाता है उसकी स्टोरी पहले एक बुक में ड्रॉ की जाती है सीन बाय सीन, जिसे आप स्टोरी बुक की तरह भी समझ सकते हो। तो ये पूरा हैंड ड्रॉन होता है एंड उसे बनाने में काफी टाइम और स्किल्स चाहिए होते हैं। एंड मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि नंबर 9 का गोटेड कंटेंट एक एनीमे फिल्म है जो मेरे दिल के काफी करीब है एंड इसे समझाने के लिए थोड़ा मांगा के बारे में जानना जरूरी था। एंड मुझे पता है कि तुम में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन था क्योंकि वो कभी ना कभी ट्राई करेंगे अपनी इस बची हुई लाइफ में। स्टोरी है फुजिनो की जो अपने स्कूल की सबसे बेस्ट मांगा आर्टिस्ट होती है एंड सभी लोग उसे स्कूल का बेस्ट बुलाते थे तब तक जब तक एक और लड़की उसके कंपटीशन में आ जाती है जिसका नाम होता है क्योमोटो। अब फुजिनो की अनएक्सपेक्टेडली उससे दोस्ती हो जाती है एंड तब जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूवी सिर्फ 2 लोगों का कंपटीशन होगा, लेकिन नहीं, मूवी आपको एक जोरदार प्लॉट ट्विस्ट मारती है एंड ठीक उसके बाद मेरे अंदर से कई सारे इमोशंस बाहर आना शुरू हो गए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एनिमेशन का स्टाइल इमोशन के हिसाब से बदलता है एंड आप वो फील कर पाते हो स्क्रीन के थ्रू कि यहाँ ऑथर क्या फील करवाना चाहते हैं। बिना स्पॉइलर दिए अगर कुछ बताओ कि इसने मुझे क्या फील करवाया तो यही कहूंगा कि हमारे अंदर भी इन 2 कैरेक्टर की तरह लोग होते हैं, एक जो हम बनना चाहते हैं और एक जो हमें बनना पड़ता है, और इसमें से मरता वही है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। एंड उसके बाद वी लुक बैक टू दोस टाइम अगेन एंड अगेन। よかった。すごく楽しかった。आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। एंड हाँ, मेरे लिए ये इमोशनल लेवल पे इतना गोटेड हो गया था कि मैं बस रोने ही वाला था। फन फैक्ट, इस एनिमे का एनिमेशन केवल एक बंदे ने करा है। सो हाँ, अगर तुम इस एआई वाली दुनिया में भी हैंड ऑन एनिमेशन की वैल्यू नहीं समझते हो तो भाई तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो देखना जरूर। गोटेड सिनेमा का एक अंडररेटेड जॉनरा है स्पेस रिलेटेड कंटेंट का एंड मेरे दिमाग में सबसे पहले इंटरस्टेलर आती है। लेकिन अगर इंटरस्टेलर नहीं आई होती तो नंबर 8 की मूवी द बेस्ट स्पेस मूवी बन जाती, खासकर मार्स से रिलेटेड होती तो। मूवी का नाम है द मार्शियन, जहां सभी स्पेस वाली मूवीज यूनिवर्स को या एलियंस को फोकस में रखकर बनाई जाती थी। इसने इंसानों के इंटेलिजेंस को सबसे पहली प्रायोरिटी दी कि अगर इंसान अपनी इंटेलिजेंस का यूज करे तो इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकता है। मूवी का सिंपल प्लॉट बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी है कि एक मार्स के मिशन के दौरान हमारा मेन कैरेक्टर मार्क वहीं छूट जाता है एंड सबको लगता है कि वो मर गया है, बट उसने अपने आप को साइंस की मदद से जिंदा रखा है एक ऐसे प्लेनेट पे जहां ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है एंड उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि वहां से वो वापस आ पाएगा कि नहीं उसकी गारंटी भी नहीं है। इफ तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो भाई पीक सिनेमा विद पीक डिटेलिंग दिखेगी इसमें तुम्हें, क्योंकि मैट डेमन आपके टीचर से ज्यादा आपको इसमें समझाते हुए दिखेंगे। गोटेड कंटेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी इसमें हम एक मार्स के सर्वाइवल पार्ट देखने वाले हैं, फिर भी राइटिंग और डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड होते हो। क्या ये बच पाएगा? Is it possible that he's still alive?
नासा इस मूवी को डायरेक्टली हेल्प कर रहा था एंड पोटैटो वाली साइंस इतनी एक्यूरेटली दिखाई थी इस मूवी में कि नासा ने उसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था। तो भाई विजुअल्स एक्टिंग दमदार है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखो और कमेंट में बताओ इंटरस्टेलर या द मार्शियन। मेरा जवाब तो आपको पता ही होगा। अगर क्रिस्टोफर नोलन ने कोई रोमांटिक मूवी बनाई होती तो उस मूवी का नाम होता इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। जी हाँ, नंबर 7 पर आती है रोमांटिक जॉनरे की यूनिकली गोटेड मूवी, जिसे समझने के लिए आप में से कई लोगों को एक्सप्लेन वीडियो की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इसका कंसेप्ट ही ऐसा है। ऊपर से मूवी का कंसेप्ट काफी सिंपल है। एक लड़का है, लड़की है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें प्यार होता है, बट एक दिन वो लड़की एक ऐसी सर्जरी करवाती है जिससे कि वो उस लड़के की सारी मेमोरीज इरेज करवा देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, लेकिन उसके बाद आप जो देखते हो वो किसी ड्रीम सीक्वेंस से कम नहीं लगता। बिकॉज जैसा ड्रीम में आपके साथ होता है कि आप एक लोकेशन में होते हो, आप एक सिचुएशन में होते हो एंड फिर अचानक किसी और लोकेशन या किसी और सिचुएशन में चले जाते हो, ठीक वैसा ही होता रहता है इस मूवी में। एंड इसी चीज के लिए मूवी को ऑस्कर भी मिलता है। ऑल्सो आई लव मूवीज जो मेरे दिमाग को चैलेंज करे एंड इसने तो पूरा खिचड़ी ही कर दिया था। बट हाँ, द एक्टिंग ऑफ ऑल ऑफ देम वाज ग्रेट, खासकर जिम कैरी की एक्टिंग, ही वाज फैबुलस थ्रू आउट द मूवी। हर वो शख्स जिसने कभी न कभी किसी से प्यार किया है वो अपने आप को इस मूवी में ढूंढ ही लेगा, क्योंकि इस मूवी की रिलेटेबल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जिसने देखा है उन्हें ही केवल पता है कि ये कितनी कंफ्यूजिंग मूवी है। तो अगर नजर हटी तो आपको याद नहीं रहेगा कि आप कौन से मोड पे थे। वैसे ये मूवी जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, बट नीचे कमेंट में बताना इफ मौका मिले किसी को भूलने का तो आप किसको भूलोगे। इंडियन माइथोलॉजी इतनी डीपली रूटेड है ना कि वर्ल्ड वाइड इसका असर दिख ही जाता है। एंड इसका सबसे बेस्ट एंड ओनली एग्जांपल है मूवी कांतारा। वो मूवीज होती है ना जिसका क्लाइमैक्स इतना गोटेड होता है कि आप बस वो कुछ मिनट्स के लिए भूल से जाते हो कि एक्टिंग हो रही थी वहाँ। सो ये मूवी कुछ वैसा फील करवा देती है आपको। आई थिंक मैं तो इस लेवल की मूवी को रिव्यू करने जितना भी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जो लेवल ऋषभ शेट्टी ने अपनी एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग से इस मूवी में अचीव किया है, मैं खुद उनके पैर में गिरना चाहूंगा। मूवी इंडियन ट्रेडिशन भूता कोला पर बेस्ड है, जिसमें लैंड डिस्प्यूट और नेचर का काफी अच्छा ब्लेंड देखने मिलता है। और हाँ, मैं जानबूझकर स्टोरी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप पहली बार देखो, बिकॉज आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम तो सुना होगा लेकिन अभी तक देखा नहीं होगा। इस मूवी के बाद ये फील होता है कि इंडिया आज भी कितना केपेबल है इफ राइट पर्सन और राइट इंटेंट के साथ मूवीज बनाई जाए तो। ऐसा सिनेमा ना मैंने बाहर कहीं देखा है और ना ही इंडिया में इससे पहले देखा था। तो भाई अगर तुम इसे गोटेड कंटेंट नहीं मानते हो तो फिर किसी और को भी गोटेड कंटेंट मत बोलना। तो भाई ये अगर तुम में से किसी ने मिस किया है तो देख डालो, काफी कम इंडियन मूवीज है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। सो प्लीज देखो, इसके 2 पार्ट्स है। और हाँ, नीचे कमेंट में बताना कौन सा वाला क्लाइमैक्स तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा, पहली मूवी का या दूसरी मूवी का। मुझे कोरियन शोज या के ड्रामा देखना पर्सनली पसंद नहीं है, बट मैंने कई सारे कोरियन मूवीज देखी है, जैसे ट्रेन टू बुसान, पैरासाइट या ओल्ड बॉय। एंड इन्हें देखने के बाद लगा कि कोरियन लोगों के लिए गोटेड कंटेंट का डेफिनेशन ही अलग है, क्योंकि ये लोग अलग ही लीग में खेल रहे हैं। जहां बाकी सारी इंडस्ट्री फिजिकली चैलेंजिंग चीजों को मास्टर कर रही है, वहीं कोरियन लोग फिजिकली तो कर ही चुके हैं बट अब साइकोलॉजिकली ब्रिलियंट बनते जा रहे हैं। एंड ऐसी ही साइकोलॉजिकल मर्डर थ्रिलर आज गोटेड लिस्ट में आ चुकी है नंबर 5 पर, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर। मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, बस मैंने एक रील में सुना था कि अनुराग कश्यप की सबसे फेवरेट मूवी है ये। सो मैंने देखना चालू कर दिया एंड माय गॉड क्या मूवी थी ये। बेसिकली जिन्होंने नहीं देखी है उनको बता दूं कि इसमें एक छोटे गांव की पुलिस एक सीरियल किलर को पकड़ती है जो लड़कियों को मारता था काफी घिनौने तरीके से। ये मूवी पैरासाइट के डायरेक्टर ने पैरासाइट से पहले बनाई थी। एंड मैं डायरेक्टर को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एंड में जो देखने मिलता है वो किसी और डायरेक्टर ने सोचा तक नहीं होगा। एंड जब भी तुम मूवी खत्म करोगे तब इसके बाद की कहानी सर्च करना, यू विल बी शॉक्ड। सिनेमेटोग्राफी पीक लेवल की देखने मिलती है, लाइक वहाँ इतने सारे डिटेल्स है जो हमें दिखती भी नहीं है, बट फिर भी वो अपना काम कर जाती है। एंड अच्छे काम की बात ही यही है कि वो हमें दिखती नहीं है। मेरा पर्सनल फेवरेट है वो केव वाला सीक्वेंस, मुझे एकदम एक्सीलेंट लगता है। अगर तुम लेयर्स वाली मूवी देखते हो, स्पेशली क्राइम थ्रिलर्स, तो आपको ये स्लो नहीं लगेगी, बट हाँ नॉर्मल लोगों को ये स्लो लग सकती है। तो प्लीज इसे टाइम देना। मैं खुद सो गया था बीच में। कमेंट करना अगर आपने इसे देखा है तो आपका फेवरेट डिटेल्स कौन सा है। मेरा होगा इस मूवी में रेन को यूज करना। गोटेड कंटेंट जैसे अटैक ऑन टाइटन, कोड गेस को ही अगर कोई ओरिजिनल कंटेंट इंस्पायर कर रहा था तो सोचो वो कंटेंट कितना गोटेड होगा। एंड नंबर 4 पर एक ऐसा ही कंटेंट है जिसने कई सारे पीस ऑफ कंटेंट को इंस्पायर करा है एंड उसे बुलाया जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे। एंड उस एनिमे का नाम है नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन। रुको स्किप मत करो, मुझ पे भरोसा करो। आप जिसे कार्टून समझकर स्किप करने वाले थे वो एक्चुअली में एक लेजेंडरी हिडन एनिमे है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। कहानी है एक ऐसे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की जहाँ 15 साल बाद फिर से एंजल्स का हमला होना शुरू हो गया है। और एंजल्स कोई अच्छे लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े एलियंस काइंड ऑफ थिंग है। एंड अब हमारे वर्ल्ड ने उनसे लड़ने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें ईवा कहते हैं। इन ईवास को चलाने के लिए पर्टिकुलर एज वाले पायलट्स लगते हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर शिनजी का इंट्रोडक्शन होता है।
एनिमे का नॉलेज है तो तुम्हें मेका जॉनरा पता होगा, एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई डायरेक्टली इसे देखना। तुम्हें पहली बार कुछ यूनिक एपिक फाइट सीक्वेंसेस देखने मिलेगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा था। बट हाँ, एक वार्निंग दे दूं, आप इसके लास्ट के 2 पार्ट या एपिसोड को स्किप कर देना अगर तुम्हें ट्रॉमा या डिप्रेशन नहीं चाहिए तो, बिकॉज इट्स हेल डिप्रेसिंग। यू विल गेट टू नो द शिंजी's पर्सपेक्टिव, एंड मैं तो रेडी नहीं था इसके लिए। ऑल्सो इसका राइट ऑर्डर देखकर ही देखना, रीबिल्ड सीरीज भी देख सकते हो। बाकी तुम में से कितने लोग ने इसे पहले ही देख रखा था, नीचे अपना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बताना जरूर। टॉप 3 से पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियोस पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस बार आप ऐसी गलती मत करना और सब्सक्राइब कर देना। टॉप 3 की शुरुआत करते हैं इस वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज एवर क्रिएटेड से, जिसको दर्जा दिया जाता है ब्रेकिंग बैड जैसी एपिक मास्टरपीस के लेवल का, एंड उसका नाम है प्रिजन ब्रेक। प्रिजन ब्रेक सिर्फ जेल से भागने की स्टोरी नहीं है, ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान के इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की स्टोरी है। बिकॉज अपने मेन कैरेक्टर का भाई अक्यूज्ड है एक मर्डर में, एंड वो फ्यूचर में मरने वाला है, बट उसने कसम खाई है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। एंड अब हमारा मेन कैरेक्टर उस प्रिजन में जाएगा अपने भाई को बाहर निकालने के लिए। याद रखना नाम माइकल स्कॉफिल्ड का। भाई क्या ही गोटेड कैरेक्टर है इसका, मतलब आपको बिलीव करने पे ये बंदा मजबूर कर देता है जबकि वो अनबिलीवेबल होता है। ये उन कुछ शोज में से एक है जहां सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, मूड, स्टाइल, एक्शन सब यूनिक लगता है, एंड ऐसा लगता है कि ये शो अपने में ही एक जॉनरा बन गया है। बिकॉज प्रिजन से भाग निकलना इज वेरी ओल्ड कंसेप्ट, बट इन लोगों ने क्या ही यूनिक किया है। एंड मैंने पहली बार जब उन टैटूज के बारे में जाना तब तो मेरे होश उड़ गए थे। I've got him on me. I mean, इसका सीजन 1 बेस्ट स्टार्टिंग सीजन ऑफ ऑल टाइम में कंसिडर किया जाता है, एंड किस किस ने ये गोटेड शो पूरा देख रखा है नीचे अपनी अटेंडेंस लगा देना, बिकॉज काफी कम लोग होंगे एंड वो लोग गोटेड होंगे। असली मैजिक उसे कहते हैं जो आपके आंखों के सामने हो जाता है और आपको खुद पे विश्वास नहीं होता कि आप उसे पकड़ नहीं पाए। एंड कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने 2nd नंबर की गोटेड मूवी को पहली बार देखा, बिकॉज पहली बार में तो ऐसा लगा कि राइटर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन साहब ने मेरे ही साथ एक जादू कर दिया। बिकॉज जो हुआ उस पर बिलीव नहीं होता, जबकि वो स्टार्टिंग से मेरे आंखों के ठीक सामने था। मूवी का नाम है द प्रेस्टीज, जिसमें हमें 2 मैजिशियन की राइवलरी देखने मिलती है, एंड इसमें ह्यू जैकमैन और क्रिश्चियन बेल को हम एज लीड कैरेक्टर देखते हैं। एंड भाई दोनों ने क्या फोड़ा है एक दूसरे के मैजिक सीक्रेट्स को। मैंने मूवी को जब दूसरी बार देखा तब पता चला कि इसकी एंडिंग को तो मूवी ने 2 से 3 बार एंड के पहले ही बता दिया था, लेकिन हम एज एन ऑडियंस पहली बार में उसे कभी नहीं पकड़ पाते। मतलब जब मैंने ये मूवी देखा तब तक मुझे आइडिया आ चुका था कि क्रिस्टोफर नोलन साहब कुछ ना कुछ तो ऊट पटांग हरकतें करेंगे एंड मैं रेडी रहूंगा उसके लिए, बट मैं ऐसा फेल हुआ कि मुझे खुद पे नाज हुआ कि अच्छा हुआ नहीं गेस कर पाया, बिकॉज फिर ये मास्टरपीस मुझे एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता। मुझे पता है आप में से कई लोग इनकी मूवीज को स्किप कर देते हैं जस्ट ये सोचकर कि कौन दिमाग लगाए इसमें, बट बता दूं ये अलग सिनेमा है जिसका नशा एक बार लग गया तो वही मूवी आपको कई बार देखने का मन होगा, एंड डिकोड करते करते रात निकल जाएगी कि एक्चुअली में मैंने जो सोचा वही डायरेक्टर ने भी सोचा था या नहीं। सो अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो देख लो। ऑल्सो नोलन सर की नेक्स्ट मूवी है द ओडिसी, एंड आई थिंक मैं भी जाऊंगा देखने, तो तुम में से कोई आएगा तो बता देना, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पर आती है नारुतो। अगर इस यूनिवर्स में लाइफ को थोड़ा बेटर समझना है, स्ट्रगल के बाद भी खड़े रहना है और कभी गिव अप नहीं करना है, तो नंबर 1 वाले कंटेंट को देखना भूलना मत, क्योंकि जिन लोगों ने इसे देखा है उनके लिए ये सिर्फ एक एनिमे नहीं एक इमोशन बन चुका है। एंड मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि ये आपके फेवरेट में से एक बन जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुतों के लिए है। स्टोरी नारुतो उजुमाकी की है, एक ऐसे निंजा की जिसका सपना है होकागे बनना और पूरे विलेज की रिस्पेक्ट जीतना, लेकिन उसकी जर्नी सिर्फ उसकी नहीं रहती, उसके साथ साथ वो काउंटलेस लोगों की जिंदगी बदल देता है। एक्शन पैक्ड फाइट्स, लेजेंडरी राइवलरीज, इमोशनल बैक स्टोरीज, फ्रेंडशिप और लाइफ लेसन्स, नारुतो में आपको सब कुछ देखने मिलता है। और सबसे खास बात, ये एनिमे विलन्स को सिर्फ विलन्स की तरह नहीं देखता, हर एंटागोनिस्ट के पीछे एक स्टोरी है, एक पेन है और एक रीजन है कि वो ऐसा क्यों बना। शुरू के एपिसोड शायद सिंपल लगे आपको, लेकिन जैसे ही रॉकली वर्सेस गारा वाला चूनिन एग्जाम आर्क आता है तुम्हें समझ आ जाएगा कि नारुतो को लेजेंडरी क्यों कहा जाता है। ऑल्सो इस एनिमे में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि किसी न किसी में तुम खुद को जरूर देखने लगोगे, और ट्रस्ट मी ऊपर वाली लिस्ट से कुछ कंटेंट भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन नारुतो मिस मत करना। भले इसके 300 एपिसोड्स है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे, क्योंकि नारुतो सिर्फ एक लेजेंडरी एनिमे नहीं, एक जनरेशन डिफाइनिंग मास्टरपीस है। एंड ये खास उन लोगों को बता रहा हूँ जो एनिमे को कार्टून बुलाते आ रहे थे। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे देखना जरूर, ठीक है। तो
भाई मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाली है, बट अभी से कंटिन्यू रखूँगा, उसके लिए सॉरी। आप जल्दी जल्दी अपना फेवरेट कंटेंट बता दो, इस लिस्ट में से आपका कौन सा था। ऑल्सो आप अपनी लिस्ट भी कमेंट करना, मुझे आगे के वीडियोस के लिए काफ़ी मदद मिलती है इससे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अपने सिनेमेटिकली डिसेबल्ड दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करना। और हाँ, वन पीस के फैंस अगर आप कमेंट कर रहे हो कि वन पीस किधर है, सो भाई मैं अभी देख रहा हूँ उसे एंड जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे एक अलग सी वीडियो में लाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। और भी मैं सीरीज ट्राई कर रहा हूँ कि और भी कुछ सीरीज आ सके, न्यू सीरीज। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमासु।